हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जिस वीडियो सीरीज़ की आप लोगों ने बार बार हमसे रिक्वेस्ट की थी, आज वो पूरी हो चुकी है। आपकी डिमांड पे हम लोग लेकर आए हैं एक मैप की सीरीज़। अब ज्योग्राफी समझना होगा बिल्कुल आसान, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे और बेसिक से लेकर चलेंगे। इस वीडियो सीरीज़ की बार बार आप लोगों से डिमांड आ रही थी, तो हम लोगों ने क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा समय लिया है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट को अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और बाकी वीडियोस को भी जो आपको पसंद आते हैं उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जो आप देखते हैं प्लीज़ उसे दबा दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं हमारा कंटेंट देखना, लेकिन उन्हें ये वीडियोस मिल ही नहीं रहे। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इतने ज़्यादा नोटिफिकेशंस में ये दब जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलरली ये मिलते रहेंगे। आपका पसंदीदा कंटेंट आप देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पहला लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं वो है वर्ल्ड मैप सीरीज़। वर्ल्ड मैप हम लोग समझेंगे बेसिक से, बिल्कुल फाउंडेशन से। इनफैक्ट मैप्स को कैसे समझते हैं ये भी हम देखेंगे। और मैप समझने की ये जो रिक्वायरमेंट है, देखिए ये बहुत ही पुरानी है। हम शुरू से हर एक आदमी ज़रूर ये सोचता है ज्योग्राफी के लिए आखिर मैं हूँ कहाँ। जो भी थोड़ा बहुत इस बारे में सोचता है तो वो कुछ बेसिक्स समझना चाहता है। वही बेसिक्स हम इस वीडियोज़ में समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और ना जाने कितनी एग्ज़ाम्स में मैप के नॉलेज पे आते हैं। अगर आप मैप्स अच्छे से समझते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और ये हमारा मेन मोटिव है, यही हमारा गोल है कि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें, सारे मैप्स अच्छे से समझें और एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। एग्ज़ाम में सब कुछ आसान लगे, देखा हुआ लगे, फैमिलियर लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ के साथ में इस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर। देखिए, आप वर्ल्ड मैप उठाकर देखिए, आपको दो चीज़ें ज़रूर दिखती हैं, स्थल और जल, यानी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस। अब इन ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को कैसे अलग अलग भागों में हमने बांट दिया है अपनी स्टडी के लिए मैप्स में, और किस तरह से इनके जो मेन फीचर्स हैं वो आज हम समझेंगे। जो मेन आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं, या फिर जल में जो अंदरूनी अंतर समुद्री आकृतियां हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपना फोकस सिर्फ मैप पर ही रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्पेशल मैप सीरीज। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, अर्थ इज स्फीयर और जियोइड, यानी गोल है ये। लेकिन जब हम इसे टू डायमेंशनल, एक द्विआयामी चित्र में बदलते हैं, एक नक्शे में बदलते हैं, तो कुछ इस तरह से ये ओपन होता है ना। तो ये जितने भी ये गोल हिस्से हैं, एक तरह से इन्हें ऐसे कट करके, अगर आप ऐसे कट करके स्ट्रेट प्लेट की तरह फैला देंगे, तब एक नक्शा बनेगा। ठीक है, इसका अगर मैं एक फिजिकल फीचर वाला मैप आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सारे आपको लैंडमास यानी स्थल और जल, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। तो कहीं पर आपको कलर डिफरेंस जो दिख रहा है, ये कलर डिफरेंस बताता है इसकी ऊंचाई, यानी लैटिट्यूड ऑफ दैट लैंड। तो उस जगह पर ऊंचाई कितनी है स्थल की, ज़मीन की। ये मतलब अगर ये डार्क है, जैसे यहाँ पर है डार्क, है ना, हिमालय और तिब्बती पठार, तो ये है ऊंची जगह। यहाँ पर है माउंटेन्स या ऊंचे पठार, प्लेट्यूज। उसी तरह से आप अमेरिका में देख सकते हैं, रॉकी है, एंडीज़ है। तो इस तरह से ये जितने भी ऊंची जगह हैं, इन्हें अलग कलर में, और जो निचली सतह है जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है, और ये मैदान आपको जो दिख रहे हैं, ये अमेज़ॉन के मैदान है, जंगल है ना। भारत में भी आपको जो नॉर्दर्न इंडिया दिखेगा थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दिखेगा, तो ये निचली सतह है, इसलिए इन्हें हरे कलर से दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर ये जो आप वाइट कलर देख रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस है कि यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है ना। ये नॉर्थ पोल के आसपास और साउथ पोल के आसपास, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में हमेशा बर्फ़ जमी होती है। सबसे कम सूर्य की रोशनी वहाँ पड़ती है। ठीक है, और ये जो बचा हुआ नीला हिस्सा है, अब ये बचा हमारा महासागर, यानी जलों का हिस्सा, जहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक है, ये गर्त है। अच्छा, आपको पृथ्वी का मैंने जो मैप या पृथ्वी का एक ऐसे राउंड फिगर बताया था, उसमें बताया था कि कुछ इस तरह से कुछ ऊंची जगह होती हैं, फिर कुछ जगह बीच में गैप्स है ना, ये इस तरह से। तो ये तो हो गए हमारे, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ, इसको ब्लू कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे
ऊंचे पठार, पहाड़ या मैदान, है ना, ये हिस्से। तो जो बचा हुआ हिस्सा बचा है उसके लिए हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, ये। तो ये जो गर्त वाला हिस्सा है ये बचे अब हमारे महासागर, यानी जहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नक्शे को हम कैसे पढ़ेंगे? तो हमने महाद्वीप और महासागर देखे। अब इन महाद्वीपों को मैं अलग अलग कलर्स में आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए कि लगभग कितने महाद्वीप हैं, कितने अलग अलग कलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ अलग अलग हैं, यानी वो पानी से या कुछ अलग कारणों से वो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये, इसके आसपास काफ़ी कुछ लैंडमार्क से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग आकृति हमें दिखाई दे रही है। उसी तरह से इधर वाला हिस्सा हो गया। अब एक हिस्सा आपको दिखता है जो कि दिखता तो एक साथ है, लेकिन फिर भी ये दो अलग महाद्वीप हैं, इसीलिए इन्हें दो अलग कलर में दिखाया गया है। तो एक तरफ है एशिया, दूसरी तरफ है यूरोप। तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? यूरेशिया। करेक्ट, यूरेशिया हम कह सकते हैं इसे। वैसे ही यहाँ पर जो आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कुछ साइड में आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, बड़े बड़े से द्वीप हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ऊपर गिनी है, तो इन्हें मिलाकर एक साथ कह देते हैं ओशियानिया। क्लियर? चलिए अब इनके देख लेते हैं जल्दी से नाम। तो 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप और 5 ओशियन यानी 5 महासागर है हमारे पास। वैसे तो सारे महासागर जुड़े हुए हैं और कुछ कॉन्टिनेंट्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशिया से। ये रहे एशिया, हमारा घर भारत जहां पर है। तो एशिया साइज में यानी क्षेत्र में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया साइज में सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका साइज यानी क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। चौथे पर साउथ अमेरिका। पांचवे पर यह आ गया हमारा अंटार्कटिका। इसके बाद में छठे नंबर पर आता है यूरोप और सबसे लास्ट 7वें नंबर पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 7 कॉन्टिनेंट्स हमने काउंट कर लिए। साइज के हिसाब से हमने उसे रैंक भी कर दिया। तो सबसे पहले था एशिया, साइज में सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद में फिर आया अफ्रीका, फिर आया नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आया साउथ अमेरिका, फिर आया अंटार्कटिका और फिर उसके बाद में यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, काफ़ी सारे ए से नाम है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। आप मैप पर ध्यान दीजिए। जब अगर हम अच्छे से इमेजेस को पिक्चर मेमोरी बना लेते हैं तो हमें सब याद रहता है। आप देख सकते हैं साइज के हिसाब से हमने इन्हें अब नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, ओशियंस से मैं आपका परिचय थोड़ा सा आगे वाली मैप्स में कराऊंगा, आगे वाले नक्शों में। अभी दूसरा हम जल्दी से एक और नंबरिंग इनको दे देते हैं, काउंटिंग इनकी कर लेते हैं इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया है नंबर 1 पर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन यहीं की पाई जाती है। बहुत ही ऑब्वियस कारण है, चाइना, इंडिया, दो इतने बड़े बड़े कंट्रीज जिसकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है। 140 करोड़ और 130 करोड़, 1.4 बिलियन एंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, तो ऑब्वियसली एशिया की सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हैबिटेबल यानी रहने योग्य जो क्षेत्र है वो भी एशिया के अंडर में है। दूसरे नंबर पर आता है इसकी, अच्छा अब एक मज़ेदार फैक्ट कि लगभग 60% आबादी पूरे विश्व की वो सिर्फ एशिया एक महाद्वीप में रहती है। 60%, आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा आबादी इसमें रहती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका में आप देख सकते हैं कि अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस यानी मानव जाति की एक तरह से झूलना या शुरुआत, उत्पत्ति जहाँ से हुई उसे कहते हैं अफ्रीका। अफ्रीकी महाद्वीप से ही मानव जाति की शुरुआत हुई। तो अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यानी मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है, जिसकी आबादी लगभग 16% है पूरे विश्व की आबादी से। तो कहाँ 60% नंबर 1 और नंबर 2 में कितना कम है अभी फ़िलहाल 16%, बट इसकी आबादी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है यानी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती है, पर
काफ़ी तेज़ी से इसकी आबादी फिर भी बढ़ रही है। ये हो गया हमारे दूसरे नंबर का महाद्वीप एज पर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 1, 2। अब तीसरे नंबर पर देखिए साइज के हिसाब से भी एशिया नंबर 1 और अफ्रीका नंबर 2 था। तीसरे नंबर पर हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप था, जो कि इस मैप में भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा महाद्वीप है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका बहुत सारा एरिया जो है वो ये नॉर्दर्न एरिया ना, यहाँ पर ये हैबिटेबल रीजन है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल या मानव योग्य जगह नहीं है वो रहने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है इस मुकाबले के, किसके, यूरोप के मुकाबले के। अब इसे हम आगे जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान और क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड दिखाऊंगा तब हम देखेंगे कि क्यों यूरोप में रहने योग्य क्षेत्र ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। दोनों का अक्षांश यानी लैटीट्यूड लगभग सिमिलर है, लेकिन फिर भी यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लगभग। तो ये हमारे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। किस हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो यहाँ पे लगभग 10% विश्व की आबादी निवास करती है। फिर चौथे नंबर पर आ गया आपका उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की आप जानते हैं कि यहाँ पे यूएसए है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, मैक्सिको है और बाकी छोटी छोटी कैरिबियन आइलैंड्स, पनामा, तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पर। तो इन सब को मिलाकर ये लगभग 7 to 8% विश्व की आबादी नॉर्थ अमेरिका में निवास करती है। इसके बाद में 5वें नंबर पर आता है साउथ अमेरिका। तो आपने साइज़ के हिसाब से देखा था ये दोनों साथ में थे, तीसरे चौथे। अब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से लोग चौथे 5वें पर है, यूरोप ऊपर आ गया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ अमेरिका हो गया 5वां, जहाँ पर लगभग 5%। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कौन सी हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, इस तरह से काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पर भी हैं। और इसके बाद में अगला छठा नंबर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का। अब अंटार्कटिका तो आ नहीं सकता, वहाँ पे परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन यानी आपकी परमानेंट हमेशा के लिए मानव वहाँ पे निवास नहीं करता है, बल्कि कुछ रिसर्च स्टेशंस कई सारी कंट्रीज़ ने, देशों ने बना रखे हैं। जैसे भारत ने भी एक दक्षिण गंगोत्री बनाया, एक और भारत का रिसर्च स्टेशन है। अगर आप वो जानते हैं तो आप उसका नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ओशियानिया यानी ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने कहा है ना, आइलैंड्स को मिलाकर, तो इसमें लगभग 0.5% विश्व की पॉपुलेशन या जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। और अंटार्कटिका जैसा आप जानते हैं कि बहुत बहुत कम, ऑलमोस्ट नील, तो वहाँ पे 0.01%। अब पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमने इसे एक तरह से कैटेगराइज या फिर नंबरिंग इसकी कर दी है। तो मैप अब आपको समझ में आ रहा है कैसे हम विश्व का मानचित्र देखते हैं, पढ़ते हैं। हमने कॉन्टिनेंट्स कवर किए, महाद्वीप हमने कवर किए। अब जो बीच का हिस्सा बचा है, जो इनके बीच में बहुत सारा ये जो जल है, महासागर, अब इन्हें कवर करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा डार्किश ब्लू, ये थोड़ा गहरा नीला रंग है, ये है पैसिफिक, या जिसे हम कहेंगे प्रशांत महासागर, है ना। प्रशांत महासागर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको पहला और ये दूसरा पार्ट में बता देता हूँ। अभी 1 और 2 नंबर नहीं है, वो एक ही है, लेकिन क्योंकि ये दोनों तरफ से दिखा रहे हैं हम लोग, है ना, मैप को ओपन करके पीछे से, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर। फिर दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक, ये जो थोड़ा एस शेप में आप देख सकते हैं, ऐसे अमेरिकी और अफ्रीकी यूरोपीय कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो आ रहा है अटलांटिक, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर या ओशियन है। तीसरे पे आता है हमारा हिंद महासागर, या जिसे हम इंडियन ओशियन भी कहते हैं। तो ये है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर। कितने हो गए हमने, 1, 2 और 3 देख लिए यहाँ पे। फिर चौथे नंबर का जो ओशियन या महासागर है वो है सदर्न ओशियन, ये हो गया चौथा, अंटार्कटिका के आसपास का जो एरिया है। और 5वां ये छोटा सा आर्कटिक ओशियन, जो आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र या एरिया है। यहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका से इसकी कोस्ट है, तट बनता है। फिर यूरोप है, रशिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एरिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव दोनों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, तो यहाँ आर्कटिक की बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल रही है और अंटार्कटिका में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर इतनी बर्फ़ पिघल गई है कि यूरोप से रशिया का यहाँ पर जलमार्ग खुल गया है। वहाँ पर अब शिप्स ट्रैवल कर रहे हैं, इवन विंटर्स में भी। इतनी कम वहाँ पे बर्फ़, इतना रिट्रीट हो चुका है, जो भी ग्लेशियर्स हैं इतने पीछे जा चुके हैं वो। और यहाँ पर एक होड़, एक रेस लग गई है, वो है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की,
ठीक है। तो ये सब पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ये न्यूज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हमें जानना इसे ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब उसे हम मैप में एक बार फिर से समझेंगे, और अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पर लिंक आपको दे दूंगा, आप उसके थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मैप है ये, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैप। अब इसमें हम देख सकते हैं बीच में से एक लाइन, हमने इमेजिनरी लाइन अज्यूम कर ली, जिसे हम कहेंगे इक्वेटर या भूमध्य रेखा, और जिसकी लिंक मैंने आपको दी है। अगर आपको डिटेल में और समझना है किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने ज्योग्राफी के डिस्कस किए थे, है ना, उसकी लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। तो बीच में होगी भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में हो गए दो ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय रेखाएं। ऊपर हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और नीचे हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा। ये क्लियर है। और किस तरह से पूरे पृथ्वी को, हालांकि ये गोल पृथ्वी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाओं में बांट दिया गया है। ओके, और ये सारी की सारी चलती है पूरी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ महाद्वीप से, हर महाद्वीप से सारी रेखाएं नहीं गुजर रही हैं। जैसे मैं सबसे पहले इक्वेटर को पकड़ता हूं, तो ये जा रही है साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इससे टच नहीं है, एशिया भी नहीं है। एशिया का थोड़ा हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, तो ये गई हमारी नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। इसमें साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रह गया। और जो मकर है कैप्रिकॉन, ये जा रही है साउथ अमेरिका, अगेन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहां तक क्लियर है। अब आपने पकड़ा एक महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं पास हो रही हैं। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कई सारी एग्जाम्स में, परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आपको क्लाइमेट समझने में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये, है ना। न जस्ट क्लाइमेट यानी मौसम, बल्कि वहाँ की वेजिटेशन, किस तरह की वहाँ की क्रॉपिंग होती है, फसलें कैसी होती हैं, और हैबिटेशन, मानव योग्य रहने योग्य क्षेत्र वहाँ पर कैसा है, कितना है, ये सब चीज़ें समझने में आपको ये बहुत हेल्प होगी इससे, आप अगर ये लैटिट्यूड यानी अक्षांश अच्छे से समझ जाएं तो। ठीक है, तो इसका एक और मैप में दिखाता हूँ मैं आपको कि ये है ट्रॉपिक्स रीजन। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या हुआ, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, है ना, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ। तो इस बीच में सिर्फ यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, सिर्फ यहीं पर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं। तो डायरेक्ट सनरेज फॉल ऑन ओनली दिस रीजन ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट सनरेज, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह सनरेज नहीं पड़ती हैं, लेकिन वो स्लैंटेड यानी थोड़ी तिरछी रेखाएं होती है, तो वहां उसकी जो गर्मी है, जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सीधी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र ये होगा, इसे टॉरिड रीजन भी बोलते हैं, जो बीच वाला क्षेत्र है ट्रॉपिक्स का। और इसके मुकाबले ऊपर के जो क्षेत्र होंगे ये थोड़े से ठंडे होंगे या कम यहाँ पर गर्मी होगी, है ना, रिलेटिवली। किसके मुकाबले में, ट्रॉपिक्स यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मुकाबले में। जो टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन है, उपोष्ण और ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर। काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन मैप में जब हम देखते हैं सेम चीज़ों को तो हमें अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, ये क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जहाँ पर गर्मी होगी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर, अब देखिए मौसम का हल्का सा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर गर्मी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, वाटर वेपर्स बनेंगी, तो फिर वो क्या होगा, वो आकर बरसेंगी और उनकी बारिश इस सब क्षेत्रों में, यहाँ पर, फिर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, इन बारिश की वजह से क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अच्छे खासे फॉरेस्ट या वन, वर्षा वन बहुत सारे होंगे। ये भी ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम समझते जा रहे हैं आसानी से। अब एक और मैप देखते हैं अगला, जिसमें अब मैंने 4 रेखाएं आप यहाँ देख सकते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो 2 ट्रॉपिक्स यानी उष्णकटिबंधीय आपको रेखाएं भी बता दी। अब इसमें से एक आप चौथी रेखा जो देख रहे हैं ऐसी काटती हुई नहीं, बीच में से जा रही है, बस इसे आप अभी फिलहाल रजिस्टर कर लीजिए कि देखिए ये यहाँ मिल रही है, और ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। यहाँ से पूर्व
और पश्चिम का निर्धारण होता है। ये हमने निर्धारित किया। अभी इसको सिर्फ आप इतना सा समझ लीजिए कि यहाँ पे मिल रही है अटलांटिक ओशन में। आगे मैं इसे आगे वाले मैप्स में और अच्छे से एकदम क्लियर कर दूंगा। कुछ मेरे पास 3 डायमेंशनल मैप्स भी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मानचित्र हैं हमारे पास, तो आप बने रहिए बस, वो आगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके पहले हम कंट्रीज़ का थोड़ा सा और देख लें। तो ये देखिए इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजर रही है। अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर आपको इस भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न ये किन किन देशों से गुजरती हैं, या फिर भारत के किस प्रदेशों से, स्टेट्स से गुजरती हैं, इस बारे में आपको अगर जानना है या कुछ ट्रिक्स चाहिए याद रखने के लिए, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। चलिए देख लेते हैं साउथ अमेरिका में ये कितने देशों से गुजर रही है। 1 2 3, 3 देशों से ये गुजर रही है। और अफ्रीका में 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों से अफ्रीका में ये गुजर रही है। ठीक है, कौन कौन से हैं थोड़े से नाम देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। अफ्रीका में आप देख सकते हैं युगांडा, सोमालिया, कोंगो, साओ टोमे, कीनिया, इन सब से गुजर रही है हमारी भूमध्य रेखा। फिर आई बात एशिया की, तो एशिया से मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, 3 देशों से। तो सबसे ज़्यादा 6-7 देश जो थे वो थे अफ्रीका में, यहाँ से सबसे ज़्यादा देशों से भूमध्य रेखा गुजर रही है। ये मैप आपको अच्छा लगा? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, कलरफुल तरीके से और उनके फ्लैग्स के साथ में बताया हुआ है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है। भारत यहाँ ऊपर है, वहाँ से नहीं गुजर रही है, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो चलिए बात निकली है भारत की, तो एक बार देख लेते हैं फिर से विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप, बट लैंडमास के साइज के हिसाब से नहीं, यानी जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप है उनका कितना साइज है या देशों का साइज, उससे नहीं, बल्कि इनकी पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम विश्व का मानचित्र बनाएं तो चाइना 1.4 बिलियन एंड इंडिया 1.3 बिलियन, तो भारत और चीन के नक्शे सबसे बड़े बनेंगे क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूएसए भी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है हमें, ये तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड या जनसंख्या वाला क्षेत्र है या कंट्री है, देश है ना, 33 करोड़ 35 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ब्राज़ील हमें अच्छा उभरा हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान की ठीक ठाक पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया बड़ा सा दिख रहा है और जापान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आप समझ जाएंगे कि किन प्रदेशों का या किन देशों का, किन क्षेत्रों का कितना ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है, मानव कितने ज़्यादा वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, एक इंटरेक्टिव सा मैप था, ये कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, लेकिन ये आपकी समझ के लिए मैंने ये लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है एक और इंटरेस्टिंग मैप। अब इसके लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूँगा कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं उसे बनाकर दिखा देता हूँ। ये है सबमरीन केबल्स, यानी अंतर समुद्री जो केबल्स हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये केबल्स यहाँ से निकली हुई हैं। पूरे विश्व की केबल्स का जाल कैसे समुद्र के नीचे, समुद्र तल पर वो बिछा हुआ है, उसका एक मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से सारे ये जो देश हैं या कॉन्टिनेंट से अलग अलग जो दूर दूर है, वो कैसे कनेक्टेड एक दूसरे से, वो कैसे इन्हीं से इंटरनेट और दूसरे इंफॉर्मेशन के जो भी माध्यम है, मीडियम्स हैं, वो चलते हैं इन केबल से। तो ये है सबमरीन केबल का मैप। तो चलिए वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज देख लेते हैं एरिया के हिसाब से। अभी हमने कुछ एक मैप देखा था जो कि पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से था, अब एरिया के हिसाब से। तो सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है रशिया, उसके बाद में आती है रशिया नंबर 1, उसके बाद में आती है कनाडा नंबर 2, और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से चाइना है, ये तीसरे नंबर का, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है वो कहता है कि चाइना है, लेकिन किसी किसी मैप्स में आपको यूएसए भी बताया जाता है। तो यूएसए हम चौथा मानेंगे क्योंकि हम यूएन के या संयुक्त राष्ट्र का जो भी डेटा है उसे स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। इसके बाद में आता है ब्राज़ील 5वें पे, ऑस्ट्रेलिया है 6ठा, और हमारा भारत है 7वां सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से। अब ये लिस्ट खत्म होती है, आगे अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया के साथ में। अफ्रीका का सिर्फ एक ही देश आया, साउथ अमेरिका के 2 आ गए, एशिया के तो काफ़ी सारे आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है इनके मैप्स। सबसे बड़ा फर्स्ट रशिया हो गया, सेकंड पे हो गया कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे पे है यूएसए, 5वां अर्जेंटीना, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। और आगे अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ये बीच में ब्राज़ील था 5वां, सॉरी।
चलिए, तो अब जो लास्ट वाला प्राइम मेरिडियन का पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये दो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन कहाँ पर मिल रहे हैं? प्रधान मध्याह्न वो मिल रहे हैं अटलांटिक में, अफ्रीकी कोस्ट के पास में, लेकिन ये समुद्र में ये पॉइंट है। अब ये सीधी रेखा जो हमने मान ली है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा जो मान ली है हमने, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसी से अब देखिए, अगर मैप में मैं बना दूं नॉर्थ, न्यूज़ लिख दूं मैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये आपको याद रहेगा, न्यूज़, NEWS, नॉर्थ गया ऊपर, साउथ गया नीचे, ईस्ट गया राइट में, वेस्ट गया लेफ्ट में, ऐसे करके ये पूरा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बना है न्यूज़। तो अगर मैं ये मान लूँ तो इसमें हमने जो नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट का जो निर्धारण किया, पूर्व और पश्चिम का, वो इस रेखा से, प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा से ही उसका निर्धारण हुआ है। यानी अगर हम यहाँ से सीधे हाथ की तरफ जाते जाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्व, और उल्टे हाथ की तरफ जाते जाएंगे तो हो जाएगा पश्चिम। बट ये कितने डिग्री पर है ये अभी आपको दिखाता हूँ अगले मैप में। ये देखिए, तो पहले समझ लीजिए कि कैसे प्राइम मेरिडियन को हमने एक काल्पनिक रेखा है, जैसे मान लिया है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है, और ये गुजर रही है ग्रीनविच से, इंग्लैंड में, जो यूके में एक ऑब्जर्वेटरी थी, बहुत पुरानी थी, तो इसे एक आपने ट्रेडिशनल तरीके से इसे मान लिया। बाकी ये कहीं भी फिक्स की जा सकती थी, बट सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर माना कि हाँ, यहाँ से हमारी प्राइम मेरिडियन गुजरती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये प्राइम मेरिडियन, इधर आगे इक्वेटर, ये गुजर रही है ग्रीनविच यानी इंग्लैंड, यूके से, और इसको हमने बांटा है क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इसको कुछ डिग्रीज में बांटा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 डिग्री। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए एम्फेसिस किया है क्योंकि 80 डिग्री भारत से गुजर रही है, और भारत का मानक समय IST वो कितना है, आप मुझे बताइए कमेंट में कि IST की जो लाइन है वो कितने मेरिडियन है, कितने डिग्री। आपको हिंट देता हूँ कि वो ईस्ट है, ये तो आप समझ ही गए कि इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। तो अगर हम USA का या फिर ब्राज़ील का स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे तो वो कितना, वो कुछ डिग्री वेस्ट होगा, और जापान, चाइना, अरेबिया, इन सब का क्या होगा, ईस्ट में। ठीक है, एक और 3 डायमेंशनल बहुत ही प्यारा सा फिगर है, ये मैप है 3D मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइम मेरिडियन है, उसके पास में ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक आ रही है पूरी 180 डिग्री तक, और ऐसे ही इस तरफ। तो इस तरफ हो गया 180, इस तरफ हो गया 180, तो पीछे का पूरा मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री। पृथ्वी ऐसे है ना, राउंड 360 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है। और ये सारे जाके ऊपर 0 डिग्री इनका यहाँ एक जगह मिलन हो जाता नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, चलिए, अब कंट्रीज लोकेटेड ऑन प्राइम मेरिडियन, जैसे हमने इक्वेटर की कंट्रीज देखी थी, तो मैं आपको प्राइम मेरिडियन की भी कंट्रीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन 3 हो गई, अल्जीरिया 4थी, माली 5वीं, बुर्किना फासो 6ठी, टोगो 7वीं और घाना 8वीं। सिर्फ इन 8 देशों से प्राइम मेरिडियन है, प्रधान मध्याह्न गुजर रही है। और नीचे अंटार्कटिका का क्वीन मॉड लैंड एरिया है, जो अंटार्कटिका क्योंकि एक देश हम नहीं मानते तो इसीलिए सिर्फ मैंने 8 देश आपको बताए। ये कंट्रीज लोकेटेड है प्राइम मेरिडियन पर। एकदम क्लियर है। बहुत सारे आपको इंटरेक्टिव मैप्स मैंने आपको बताए, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसे मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी मैप समझने में दिक्कत होती है या जिन्हें ज्योग्राफी एकदम बेसिक से समझ में नहीं आती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, जो कि कई बार होते हैं, आप उन्हें बेझिझक कमेंट में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने डाउट्स हो उन सबको मैं रिप्लाई कर सकूँ, या अगर ज़रूरत पड़े तो स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकूँ उसके लिए। टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, @AskCAC सर्च कीजिए टेलीग्राम में, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आपको मिलेंगी क्विजेस, PDF, मैप्स, और टीचर्स के साथ में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं। CAC चैनल आपका अपना एजुकेशन चैनल, इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हमारी नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे, प्यारे प्यारे आपके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और आप इसी तरह से एजुकेशन या लर्निंग में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।